नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विदेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में हम आप आज इस वीडियो में आपके साथ भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। संवैधानिक विकास कहते हैं कि अपने पथ पर, अपने लक्ष्य के पाने के लिए अपने पथ पर प्रतिदिन अगर एक कदम रख रहे हैं तब भी एक न एक दिन अपना लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ी रेस से हमें चलना पड़ेगा। एग्जाम आप देख रहे हैं कि 2025 में पीसीएस का भी होगा, आरओआरओ का भी होगा, पीसीएस लोअर की भी वैकेंसी आ रही है, काफी एग्जाम होने वाले हैं। और यह भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, काफी अहम भूमिका निभाती है। आज हम इस वीडियो में, इस क्लास के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास है, जो भारत, देखिए प्रस्तावना या भारत के अनुच्छेद जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं, ये सब आएंगे। बात आती है भारत का संविधान बनाने की, मन में बात कैसे आती है, भारतीय संविधान में प्रावधान जो लिए गए वो कहां से लिए गए हैं, किस तरीके से भारत के संविधान का विकास हुआ, ये हम देखेंगे। तो दिखाई देता है कि भारत का जब संविधान हम पढ़ते हैं, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें सीधा सीधा उल्लेख है और दिखता भी है हमें कि कहीं ना कहीं से कि भारत के संविधान बनने से पहले, कहने का बैकग्राउंड में जाकर हमें यह चीज सीखना चाहिए। जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, ब्रिटिशों का राज्य हुआ करता था, कहीं गंदे लोगों का राज्य हुआ करता था, जब शासन करता था ब्रिटिश, उस समय से ही हमारे भारत का जो संविधान है कुछ कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक लाइन में हम कहते हैं कि आधुनिक भारत के संविधान पर निम्न औपनिवेशिक काल के अधिनियम का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। क्या दिखता है? जो औपनिवेशिक कहें तो औपनिवेशिक मतलब भारत पर दूसरे लोगों ने शासन किया हुआ काल कौन सा है? औपनिवेशिक शासन काल है। औपनिवेशिक शासन काल ही, औपनिवेशिक काल ही जैसे बोलते हैं कि हमारा देश, हमारा शासन कोई और कर रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, जैसे एक्ट आए, चार्टर एक्ट 1600, चार्टर एक्ट 1713, 1726 आया, 1793 आया, 1813 आया, 1833 आया, 1853 आया। ये सब क्या थे? चार्टर एक्ट थे। इन्हीं में हम ये देखेंगे कि संविधान हल्के हल्के धीरे धीरे संविधान का विकास कैसे हो रहा है, एक एक पॉइंट देखेंगे। तो शासन जो भारत पर हुआ, तो सबसे पहले जो संवैधानिक विकास है वो किस किस के अंतर्गत हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हल्का सा संविधान का विकास हुआ। फिर हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, मतलब कहें तो ताज के अंतर्गत। कैसे हुआ मैं समझूंगा। इससे पहले हम दो बात आपसे और कहना चाहेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिएगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके माध्यम से हमें जैसे न्यायपालिका की भूमिका देखने को मिलती है। जैसे भाई 1773 एक्ट के अंतर्गत ही तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, हमें देखने को मिला। न्यायपालिका की स्थापना मतलब देखने को मिला, हमें यहीं से देखने को मिलता है क्या? कार्यपालिका 4 सदस्य होंगे, एक गवर्नर जनरल होगा, 4 सदस्य होंगे उसकी सहायता करने के लिए। 1713 अभी बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत तरीके से। आप सिर्फ, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि धैर्य के साथ, कहते हैं ना कि आज के मॉडर्न टाइम पे एक मॉडर्न बोर्ड भी होना चाहिए, मॉडर्न टाइम पे मॉडर्न बोर्ड भी होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न बोर्ड ना होने पर भी हम आपको मॉडर्न बोर्ड से ज्यादा अच्छी इस पे क्लास दूंगा, अच्छे से पॉलिटी समझाऊंगा। यदि आज की क्लास आप कठोर पूर्वक, धैर्य पूर्वक आपने पढ़ ली, आप यही जानो 15, 20, 30 मिनट आपका खराब चला जाएगा। लेकिन यदि क्लास मेरी पूरी देख ली तो इस चैनल को छोड़कर नहीं जाएंगे, और नहीं जाने का मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना। अभी सिर्फ एक हम रिटेलर आपको कर रहे हैं, ट्रेलर दे रहे हैं। अभी ये सारे एक्ट धीरे धीरे से समझाने की कोशिश करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, इसमें प्रावधान क्या क्या हुआ पिट्स इंडिया एक्ट में मैं अभी बताऊंगा, और पिट्स किसके नाम पर पड़ा सारा कुछ बताऊंगा डिटेल में। यही इसी तरीके से 1813, 1833 और 1853 यह सब जो चल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चल रहा था। ब्रिटिश क्राउन का फिर शासन यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यह सब समझने से पहले थोड़ी सी बातें होंगी हमारी और आपकी। आते हैं, ये रफ करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये सब भूमिका बना लीजिएगा,
एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिए, ठीक है। मैं अभी अभी बातचीत करूंगा आपसे इसके माध्यम से। बहुत तरीके से, जैसे अब पढ़ेंगे 16 इंडिया में कब कंपनी आई थी, ब्रिटिश की कंपनी 1600 में आई थी, 1600 में, चार्टर एक्ट 1600 में आया था ना। देखिए हेडिंग डालते हैं भारतीय संवैधानिक विकास। इंग्लैंड में स्टार्टिंग कहां से होती है कि हमारे देश में इंग्लैंड की कोई कंपनी आती है और इंग्लैंड की कंपनी आकर पहले अपना व्यापार करती है, फिर धीरे धीरे अपना शासन तय करती है। तो कंपनी संवैधानिक विकास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी ये क्या करने आती है, व्यापार करने आती है। बहुत तरीके से समझते रहिए और लिखते भी रहिए। सबसे पहले कंपनी क्या करने आती है, व्यापार करने आती है और व्यापार करती है। कब तक व्यापार करती है, तो कंपनी व्यापार करती है 1600 में कंपनी आती है। आपने देखा है सबसे पहले ब्रिटिश की जो कंपनी आकर स्थापित होती है कहां आती है, ये जैसे अपना भारत है, ये बंगाल वाला हिस्सा है, ठीक है, ये आपका बॉम्बे वाला है और ये आपका मद्रास वाला है। समझ रहे हैं। सबसे पहले आके कंपनी कहां स्थापित होती है, सूरत में। पहले ये जो सूरत बंबई वाला हिस्सा एक ही था। अब समझिए 1600 से और कंपनी व्यापार करती है 1765 तक, 1765 तक कंपनी व्यापार करती है। इसके बीच में घटनाएं क्या क्या घटी ये भी हम बताएंगे आपसे। चर्चा करते हैं कि घटना क्या क्या घटी। कंपनी ने व्यापार करना चालू कर दिया और कंपनी ने व्यापार जो किया चालू किया वो किस किस आधार पर किया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखो 1765 से पहले हमने कंपनी में 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी का युद्ध इसने जीत लिया। कब, 1745 में प्लासी का युद्ध जीता। देखो 1600 से कैसे आई, किस चार्टर के अधिनियम में आई, डिस्कस करूंगा, समझिए पहले ये। 1757 प्लासी का युद्ध जीता इसने। 1764 में इसने बक्सर का युद्ध जीत लिया था। बात ये आती है कि जीता क्यों, युद्ध क्यों लड़ा भाई। जब ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई तो युद्ध क्यों लड़ा। हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन 1498 में वास्को डी गामा का हुआ था, मतलब 1500 के आसपास। 1600 तक आते आते यह एक एक करके व्यापारी आते गए, जाते गए, करते गए व्यापार। धीरे धीरे उन्होंने अपना समूह बना लिया और कंपनी नाम धर लिया। लेकिन इसका कंपनी नाम 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। उससे पहले इस कंपनी का नाम क्या था, स्टार्टिंग में आप कमेंट करके यहां बताएंगे। ये जब युद्ध हुआ और जीत भी लिए तो यहीं पे एक संधि होती है भारत के साथ में, भारत के नवाबों के साथ में, भारत के राजाओं के साथ में, 1765 की इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि और काफी महत्वपूर्ण है। इस संधि में क्या हुआ मैं अभी भी इसकी और भी चर्चा करूंगा, आप बस लगते रहना। हुआ क्या, बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्या हुआ देखिए, सुन लीजिए अभी भी। इसमें कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। भैया दीवानी मिल गई तो बहुत कुछ मिल गया। जो व्यक्ति, मान लीजिए कि हमारे शहर में, शहर कहें, एक बात समझो, हमारे देश के टाटा मान लीजिए, टाटा ने क्या किया कि स्टार्टिंग में लोग जात रहे थे, मान लो, अब सॉरी वहां से समझते हैं कि ब्रिटिशर्स आ रही थी हमारे देश में।
व्यापार कर रहे थे। धीरे धीरे उनका एक ग्रुप बन गया, मतलब कंपनी बन गई। अपने ही प्रधानमंत्री से, जैसे हमारे देश से कोई बाहर जाए तो मोदी से एक अधिकार ले ले, प्रधानमंत्री से कोई अधिकार ले ले कि अब आप इस अधिकार के तहत उस देश में क्या कर सकेंगे, शासन मतलब व्यापार कर सकेंगे। तो सुने, ये रफ करके सुनते हैं। बात आती है 1599 में। कब बात आती है? 1599 में। 1599 में ब्रिटिश में ही कंपनी का गठन हुआ। इंग्लैंड में गठन हो गया कंपनी का। भारत में कब आई? तो 1600 में भारत में आई। आप बहुत ध्यान से सुनते रहना। अब ये 1600 में आई भारत, तो कहां आई? तो सूरत में आई। देखो यह सब हिस्सा हिस्ट्री का है। कब आई, कैसे आई, किसके साथ संधि हुई, किसके साथ मतलब वार्तालाप हुई, ये सब हिस्सा है किसका? हिस्ट्री का। यहां संवैधानिक विकास के तौर पर जो भी महत्वपूर्ण लग रहा है हम आपको बता। 31 दिसंबर 1600 में जब भारत आई कंपनी, तो यह एक चार्टर एक्ट दिया गया था। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट के, जैसे कहते हैं हम, चार्टर एक्ट 1600। इसे अब हम पढ़ेंगे। चलिए, ये आपने अगर समझ लिया हो तो नेक्स्ट से रफ करके ऊपर लिखते हैं और फिर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी को चार्टर एक्ट मिला, कौन देता है? तो देता भैया कौन है? कंपनी आई कहां से? कंपनी कहां से आई है? ब्रिटिश से। तो ब्रिटिश की उस टाइम महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने अपनी कंपनी को चार्टर एक्ट दिया। चार्टर एक्ट और कब दिया था? 1600 में, तो उसका नाम हो गया 1600। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहना। मेरा कहना यही है, अगर आपने इसे सुन लिया तो इसे आप भूलने वाले नहीं है। देखो, इसे ही हम राजलेख पत्र भी कहते हैं। चार्टर एक्ट को ही हम राजलेख पत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा प्रदान किया। एलिजाबेथ जो महारानी थी ब्रिटेन की, उन्होंने उस कंपनी को अधिकार दे दिया और कहा कि जाइए आप भारत पर व्यापार करिए। भारतीय पर क्या कह दिया कि ईस्ट एशिया में व्यापार करिए जाके। ईस्ट एशिया कहें तो चाइना थोड़ा सा हिस्सा आता है, चाइना का ही आता है, और आपका ये इसका क्या नाम है, भारत, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह जो भी है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जो भी है, ईस्ट इंडिया, दक्षिण एशिया, यहाँ जाके करिए क्या? व्यापार करिए जाके। आ गए भारत, करने लगे व्यापार। लेकिन व्यापार जब किया था ना जब ईस्ट इंडिया लोग, तो महारानी ने एकाधिकार का चार्टर में उल्लेख किया। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि आप एक कंपनी को दे दिया और कहा कि आपके अलावा इस जगह, इस देश में कोई दूसरी कंपनी को हम नहीं भेजेंगे। तो शुरुआत में 15 वर्षों के लिए दिया था। कब दिया था भैया? सुनते रहिए, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार, बहुत अच्छे सुनिए, एकाधिकार मतलब क्या है कि एक ही कंपनी का व्यापार होगा। यहां पे किसका होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। एकाधिकार, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार व्यापार करने की अनुमति, व्यापार करने की अनुमति। देखिए,
कहीं कहीं 20 साल भी होगा, लेकिन बढ़ता गया धीरे धीरे। ठीक है, कब से कब तक हुआ ये सब ही काम? ये हुआ है 1600 से 1813 तक। कब तक हुआ है? 1600 से 1813 तक। देखिए स्लाइड पे पढ़ाना बहुत आसान होता है। आप अगर हमसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर पहले से इस पे नोट कर लिया करें, तब हमें बता दिया करें, बिल्कुल सही है, जल्दी हो जाएगी उसमें। लेकिन इसमें थोड़ा समझने में आसानी रहती है। जब महारानी ने चार्टर एक्ट बनाया तो उसमें उल्लेख कर दिया कि जाइए आप 15 वर्षों के लिए एकाधिकार करिए शासन। कहने का मतलब 15 साल तक आप एक यूं ही शासन कर सकते, कोई कंपनी दूसरी हम नहीं भेजेंगे यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे महारानी ने वही 15 से 20 किया, 20 किया, 20 किया, 20 किया। जैसे अपने भारत देश में आज भी आरक्षण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 20 साल के लिए किया था, आज भी आरक्षण बढ़ता 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 बढ़ ही रहा है। इसी तरीके से 1600 से 1813 तक 15 से 20 20 20 20 होते हुए चला आया। अब देखते हैं क्या धीरे धीरे जब चलता रहा तो आगे चल के क्या हुआ कि 1813 में एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, अभी आरक्षण समाप्त नहीं हुआ इंडिया में, बात अधिकार यहां व्यापार की चल रही है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। 1813 में एकाधिकार समाप्त हो गया, एकाधिकार की समाप्ति। देखिए यहां एक चीज समझने वाली है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का पूर्णतः एकाधिकार व्यापार कब समाप्त हुआ, तो ये भैया ये नहीं लगेगा तब, ना 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 ना, गलत 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 गलत। तब क्या लगेगा? 1833 में पूर्णतः व्यापार पर एकाधिकार खत्म हो गया था। एकाधिकार यहां खत्म हुआ तो 1813 में एकाधिकार की समाप्ति हुई। लेकिन लिखिए, लेकिन चीन व चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार, व्यापार के बाद के अलावा। कैसे भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका एकाधिकार चाय और चीन पर, चाय के साथ तो सभी देशों पर कर सकता है वो व्यापार, और चीन के साथ केवल चीन पर सभी वस्तुओं के साथ। समझ में आया? चाय को लेके किसी भी कंट्री में एकाधिकार उसका था, अब तक समाप्त नहीं हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट में। अभी 1813 चार्टर बहुत खुल के पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बस ओवरव्यू मिल रहा है यहाँ पे। चाय के साथ में, सबके साथ, चीन में, चीन देश जो है, चीन कंट्री जो है, चाइना बोलती है, कुछ भी करने का शासन पूर्णतः था यहाँ पे। अब आता है 1833। 1813 के 20 साल हो गया यहाँ पे, 20 वर्ष है ना। अब 1833 क्या हुआ? पूर्णतः एकाधिकार खत्म। 1803 में व्यापार का पूर्णतः, व्यापार का पूर्णतः, पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त। लिख रहे हैं ना आप लोग? एकाधिकार समाप्त हो गया। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप धैर्य बना के सुनते रहिए कुछ देर तक, है ना। अब देखिए 1800 कौन सा एक्ट आएगा अब? 1858। 1857 की क्रांति हुई है, मालूम है? उसके तुरंत बाद 1858 कंपनी समाप्त ही हो गई भैया, यहां से कंपनी की समाप्ति। अब किसका शासन आ जाएगा? क्राउन का शासन आ जाएगा यहीं से। लेकिन इससे पहले हम वो वाले सारे एक्ट पढ़ेंगे, 1773 वाला, 1793 वाला, 1813 वाला, 1833 वाला, एक एक करके बहुत अच्छे से खुल के पढ़ेंगे। बस थोड़ी देर आराम से बने रहिएगा, बहुत मजे वाली क्लास है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक हमने देखा। अब इसके बाद में ही 1726 में, अभी देखते चलिए, रफ करते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं नया। एक कमेंट करके जरूर प्यारी सी बताना कि कैसा कैसा मजा आ रहा है आपको, ठीक है। बहुत अच्छे से फैक्ट तैयार होंगे यहाँ से, कॉन्सेप्ट के साथ, कहानी के साथ, क्योंकि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जितने भी आर्ट एंड की सब साले, मतलब ये सभी
टॉपिक हैं ये सभी कहानी के तौर पे ही हमें तैयार होते हैं। हुआ क्या कि कंपनी जो थी, कंपनी शासन कैसे करती थी? निदेशक मंडल बनाती थी। भाई कोई ग्रुप जब शासन करेगा तो मालिक तो होगा ना कोई कोई, तो निदेशक मंडल। इसमें सदस्य कितने थे? 24। इसका नाम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। समझ रहे हैं ना? तरीके से देखते रहिए। इधर क्या हुआ, इसका काम क्या था? काम क्या था? जो लोग, क्योंकि 24 लोग ही तो साथ मतलब व्यापार नहीं करेंगे ना, पूरी कंपनी जो व्यापार करती थी उस पर कानून बनाता था। कानून बनाते थे ये, विधिवा कानून बनाना, विधिवा कानून बनाने का कार्य। ठीक है, अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1726। हमने क्या देखा अभी? चार्टर एक्ट 1600। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1726। इसमें क्या हुआ बताइए? क्या हुआ? कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, इसमें हुआ ये कि अब तक तो ये विधि बना रहे थे। चार्टर एक्ट 1600 में जो भी 1700 तक शासन हुआ, सबने विधि बनाई। किसने? कंपनी के कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स, समूह 24 मेंबर्स थे, विधि बनाने का काम था। अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे प्रसार बढ़ता गया, पूरे भारत में व्यापार होता गया, और जब प्रसार बढ़ेगा तो लोगों की अधिक जरूरत पड़ेगी। इसने शक्तियां दे दी कलकत्ता, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को, दे दी शक्तियां उसके गवर्नर को। जैसे कलकत्ता मतलब तय कहीं बंगाल, यहां लिख लेते हैं बंगाल। ठीक है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को कानून व विधि बनाने का अधिकार। कंपनी ने कहा कि व्यापार बहुत बढ़ रहा है, पूरे भारत में हम फैल रहे हैं, तो इसका मतलब आप दूसरे कुछ लोगों को शक्तियां बांट देनी चाहिए। तो बांट दी शक्तियां, और कलकत्ता, बंगाल एक ही चीज है, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कानून बनाने का अधिकार बंबई, कलकत्ता प्रेसिडेंसी या मद्रास को कब अधिकार मिला, तो आप कह देंगे 1726 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस में चयन होते थे, तो आप कह देंगे कि चार्टर एक्ट 1600 में। ये यहां पर कहानी यहां तक है। अब हम देखेंगे इसी क्लास में, क्या देख लें, 1773 का एक्ट रेगुलेटिंग। अब बहुत इंटरेस्टेड, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि 1773 से पहले पहले 1757 आया, 1764 आया, और यहां पर प्लासी का युद्ध कंपनी ने जीता। 1757 प्लासी का
युद्ध कंपनी द्वारा जीता गया। बहुत इत्मीनान से सुनते रहिए, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। 1764 बक्सर का युद्ध कंपनी द्वारा जीता गया। फिर क्या हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण संधि हुई 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। कौन थे, क्लाइव थे ना, कि इलाहाबाद की संधि। संधि में क्या क्या हुआ, संधि में हुआ बिहार बंगाल और उड़ीसा, बिहार बंगाल और उड़ीसा, या बंगाल उड़ीसा बिहार, कुछ भी कह सकते हैं। बिहार बंगाल और उड़ीसा, बिहार बंगाल व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार, दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ कंपनी को। ठीक है भाइयों, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिए। बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ किसे, कंपनी को। अब कंपनी मजबूत तो हो जाएगी। कंपनी क्या किया, कंपनी यहां से हो गई मजबूत। अब क्योंकि 1765 जो ये युद्ध हुए थे 1757 में, अब देखो ये इसमें नहीं बताएंगे, अच्छे बहुत लंबी क्लास हो जाएगी कि किससे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हिस्ट्री में मैं बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको संविधान के विकास कैसे हुआ, धीरे 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 वहीं पे आएंगे। 1773 पढ़िए बहुत अच्छे से। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, कंपनी जीत गई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, कंपनी जीत गई। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और कंपनी को बिहार उड़ीसा बंगाल की दीवानी का अधिकार मिल गया। यहां से एक बात बताइए, जब किसी चीज को पैसा मिलने लगेगा, किसी चीज को भारत में हक मिलने लगेगा, अपनी बात रखेगा। अब तक सिर्फ क्या चल रहा था, केवल चल रहा था व्यापार, और व्यापार के साथ साथ अब अधिकार मिलने लगा तो कंपनी क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। यही बात किसने देखी, कंपनी के राजा ने, ब्रिटिश ने। देखिए पहले क्या होता है, अब कंपनी शासन करेगी यहाँ पे, अभी राजा शासन नहीं करेगा, अभी ब्रिटिश शासन नहीं करेगी। अब कौन राज शासन करेगा, कंपनी शासन करेगी भारत पे। तो आप लिखिए यहां पर एक पॉइंट, तो कंपनी का क्या होता है, कंपनी का राजनीति में पदार्पण होता है। यहां से कंपनी का मजा तो आएगा अगर पूरी क्लास देखेंगे तो, है ना। कंपनी ने क्या किया, कंपनी का राजनीति में पदार्पण हुआ, मतलब उसके चरण हमारे गंदे कंपनी के लोगों ने हमारे भारत की स्वच्छ राजनीति में मतलब चरण अपने डाल दिए। कंपनी का राजनीति में पदार्पण हो गया भाई, पदार्पण। इन्होंने अब क्या किया, भारत पर शासन स्टार्ट कर दिया, मतलब भारत पर नहीं लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में तो कर दिया। 3 प्रांत मिल गए उसे, बंगाल बिहार और उड़ीसा। तो क्या कम था, बहुत महत्वपूर्ण उस जमाने का ये बंगाल का शासन था, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ मतलब इसकी इकोनॉमी थी उस समय की, मतलब एक मजबूत क्षेत्र था ये। तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया। अब देखते द्वैध शासन क्या होता है। जब कंपनी की राजनीति में पदार्पण हुआ तो यहाँ का क्लाइव जो था, क्लाइव क्या किया, क्लाइव ने द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया। द्वैध बंगाल में, क्लाइव ने देखें बंगाल में, क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ। क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में कि किस एक्ट में बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ, तो आप कहेंगे 1773। किसने किया, तो कहेंगे आप क्लाइव ने किया, गवर्नर क्लाइव था उस समय। क्लाइव ने बंगाल में ही द्वैध शासन की स्टार्टिंग कर दी। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, तो यहां अब लिख लेते हैं कि यहां तो द्वैध शासन का मतलब होता है कि ये बंगाल के नवाब थे यहां पर, और ये कौन थे, कंपनी थे।
अब देखिए शासन का मतलब क्या है, एक तरफ तो राजस्व की वसूली होगी, एक तरफ राजस्व की वसूली होगी और एक तरफ जनता की चीजों को देखा जाएगा, जनता को क्या मिल रहा है, क्या देना है, किस तरीके से जनता का पालन पोषण करना है, एक तरफ ये चीज और एक तरफ राजस्व को खींचना, राजस्व को वसूल करना। जो राजस्व का वसूल था वो ले लिया कंपनी ने, कि मतलब क्लाइव ने दे दिया कंपनी को। देखो कितना ये गंदा व्यक्ति था कि अपनी ही कंपनी को, अपने ही भारत के लोगों को क्या दे दिया, राजस्व का अधिकार दे दिया, राजस्व आप लीजिए। क्लाइव ने कहा, किससे कहा, कंपनी से, कि आप बंगाल बिहार उड़ीसा का राजस्व वसूल करिए, राजस्व में ही तो सब कुछ है, राजस्व से मजबूत होगी कंपनी पैसा जिसके पास आएगा वो मजबूत होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो कंपनी हो गई राजनीति से, राजस्व लेने से मजबूत। यहाँ पे भैया नवाब हो गया, क्या नवाब को क्या दे दिया गया, आप देख रेख करिए, लॉ एंड ऑर्डर, है ना, क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर, यहां देखिए व्यवस्थाएं देखिए, ये नवाब का काम हो गया। तो अब आप समझ रहे हैं ना कौन मजबूत हो रहा है, कंपनी। लेकिन ये गंदी कंपनी यहाँ फिर भ्रष्टाचार फैलाएगी, फिर भ्रष्ट होंगे यहाँ पे। तो कैसे होंगे मैं बात करता हूं, थोड़ा रफ कर लेंगे, चलिए रफ करते थोड़ा, फिर लिखते हैं 2 पॉइंट यहाँ में। इसकी स्टार्टिंग हुई यहां पर द्वैत शासन की। हुआ ये बात कि जब जिसके पास पैसा ज्यादा होगा भ्रष्टाचार भी तो वही होगा, यहां तो भ्रष्टाचार होगा नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है यहां पर। जो कंपनी के लोग थे और जो कंपनी के कर्मचारी थे वो करने लगे भ्रष्टाचार, कंपनी हो गई फिर धीरे धीरे यहां से कमजोर। जब कंपनी राजस्व वसूल करती थी तो कंपनी का जो मेन मालिक था, मोटा व्यक्ति कहें उसे, जो मतलब राजस्व वसूल रहा है, वो तो पैसा अपनी तरफ खींचने लगा, कंपनी के कर्मचारी पैसे को अपनी तरफ खींचने लगे, भ्रष्टाचार हो गया। यही भ्रष्टाचार होता है, कर्मचारी अपने मन की करें, राजा अपने मन की करे। तो जिस कंपनी का जो मतलब डायरेक्टर था पैसे को खींचने लगा, कर्मचारी अपनी तरफ करने लगे। तो यहां आप लिखेंगे भ्रष्टाचार के कारण द्वैत शासन सफल नहीं हुआ। एक पॉइंट, भ्रष्टाचार के कारण द्वैत शासन असफल हो गया। असफल हो गया, समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण यहां द्वैत शासन हो गया असफल। अब देखिए कंपनी हो गई कमजोर, कंपनी जब कमजोर हुई तो कमजोर व्यक्ति फिर कहां भागेगा, अपने राजा के पास। कंपनी भागी गई इंग्लैंड के राजा के पास, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पास, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास कंपनी गई और कंपनी जाके भीख मांगने लगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय लॉर्ड नॉर्थ। और लॉर्ड नॉर्थ से कंपनी ने कहा, क्या कहा, कि हमारे पास अब पैसा नहीं है भारत में मतलब व्यापार करने के लिए, भारत में शासन करने के लिए, अब हमें कुछ पैसा आप उधार दे दें, जैसे लोन दे दें। जैसे हम लोगों के पास कंपनी, हमारे देश में कोई कंपनी है, कोई ग्रुप है, पैसा न रहे तो मोदी के पास जाए शासन पैसा मांगने के लिए। इसने क्या किया, लॉर्ड नॉर्थ के पास, लॉर्ड नॉर्थ कौन थे उस समय, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कंपनी भागी गई भारत से और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भीख मांगने लगी, एक तरीके से लोन लेने लगी। और लोन लेने जैसे ही प्रधानमंत्री से लोन लिया तो प्रधानमंत्री ने कहा, आहा 1757 का युद्ध तुमने जीता, 1764 का बक्सर का युद्ध जीता, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बल और ताकत, इसके मतलब तुम राजनीति कर रहे हो, भारत में तुम शासन कर रहे हो, इसका मतलब क्या मैं ही शासन न कर लूं आपको पैसा देने की बजाय। लेकिन फिर भी लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि मैं पैसा आपको दूंगा, लोन आपको दूंगा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि जिस व्यक्ति से जो कोई कर्ज लेता है, जो कर्जदार होता है, वो अपने मालिक के ही अनुसार चलने लगेगा और चलता है। यही हुआ कि फिर कंपनी उसके हिसाब से चलने लगी। यहां पे तो लिखें, लॉर्ड नॉर्थ ने क्या कहा, एक समिति बनाएंगे, एक जांच समिति बनाएंगे, हम जांच करेंगे आपका भ्रष्टाचार हुआ कैसे, भ्रष्टाचार क्यों हुआ, आपने ये सब कैसे किया और कहां से किया। देखो लिखो, लॉर्ड नॉर्थ ने क्या कहा है कि गुप्त समिति की गुप्त समिति द्वारा जांच एक्ट पारित कर दिया। क्या कर दिया उसने, जांच के आधार पर, समिति
द्वारा जांच के आधार पर एक्ट पारित, समझ रहे हो ना। अब इसे हम लॉर्ड एक्ट 1773 और कहते हैं, क्या कहेंगे, लॉर्ड एक्ट 1773। अब यहां क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर को यहां पे क्या किया गया भैया, इसी में बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर को नाम दिया गया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लिख लेंगे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल हुए ये, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसी में फिर इसमें जो ये गवर्नर जनरल बन गया, जो दो और प्रेसिडेंसी थी, एक प्रेसिडेंसी बंगाल हो गई, दूसरी क्या थी, मद्रास व बंबई। प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई, ठीक है, ये आ गई अधीन, समझ रहे हैं। यहां पे भारत में केंद्रीकृत शासन की स्थापना हो गई यहीं पे, भाई समझ रहे हैं ना, क्या केंद्रीकृत क्या होती है, केंद्रीकृत तो ये थी कि तीनों गवर्नर अपने अपने क्षेत्र के गवर्नर थे। अब क्या हुआ कि एक तो राजा बना दिया तीनों में से एक, और एक गवर्नर जनरल बना दिया, दो गवर्नर बना दिए। कहने का मतलब अब तक विधि बनाते थे तीनों, अब तक विधि क्या थी, स्टार्टिंग क्या आपने देखा 1600 चार्ट, आप चलते थोड़ा एक्ट चार्टर एक्ट 1600 में 24 लोग सदस्य जो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो विधि बनाती थी। फिर जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, बंगाल बिहार उड़ीसा ये सब लोग बनाने लगे, बंगाल मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार मिल गया। अब क्या हुआ, अब हुआ ये, इसमें गवर्नर जनरल जो बंगाल का था वो विधि बनाएगा, वो नियंत्रित करेगा किसे, मद्रास और बंबई को, ये समझ में आया। तो यहां क्या हुआ, केंद्रीकृत शासन की स्थापना। वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर हो सके, अगर अच्छा लग रहा हो तो इसी तरीके से हम न्यू आपको वीडियो देते रहेंगे, क्लास आपको कंप्लीट कराएंगे पॉलिटी जल्दी से जल्दी। हमने भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की विश्व का भूगोल, ये बहुत अच्छी तरीके से इसी चैनल पे सीरीज कंप्लीट कराई है, वो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे स्थापना हो गई और केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ हो गया भारत में, तो आप इसे भी अच्छी तरीके से देखें और जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। अब देखते हैं क्या, इसी में फिर एक गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, जो ये गवर्नर था बंगाल का, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसकी सहायता के लिए, चार सदस्यीय क्या हुआ, चार सदस्यों की नियुक्ति हुई, 4 सदस्य एक परिषद की नियुक्ति हुई, एक परिषद बनाई गई। अब देखो कैसे भारत के संवैधानिक विकास का उद्भव हुआ। यहां जब 4 सदस्यीय एक समिति बनाई गई, तो समझिए, मान के चलिए ये एक है प्रधानमंत्री, ये है मंत्री,
ये और सलाह से कोई नियम पारित करेंगे और इन पे लागू यहां से कर देंगे चीजों का। अब देखिए कार्यपालिका की क्या नियुक्ति नहीं हुई, क्या कार्यपालिका का उद्भव नहीं हुआ? तो यहां हो गया कार्यपालिका का उद्भव। कार्यपालिका का उद्भव क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा हो तो थोड़ा सुनिए। कार्यपालिका का उद्भव हुआ, यहां पे क्या हुआ? कार्यपालिका का उद्भव हो गया। कहां से? 1773 से। अब देखते हैं एक पॉइंट और है, वो और देखते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं। देखो बहुत आराम से अगर समझोगे ना तो थोड़ी क्लास तो 40-45 मिनट की बनेगी, लेकिन मजा जो आएगा ना वो फिर लिखित में मजा नहीं आता भाई। इसी तरीके से साथ साथ में मजा आता है ना। और धैर्य के साथ, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे चैनल पर वही स्टूडेंट रुकें, डटें जो पढ़ने वाले हों। फालतू की चीजें नहीं पसंद है मुझे, कभी भी न कभी रही। तो यहां पे आप देखेंगे कार्यपालिका का उद्भव भी हो गया, सॉरी, कार्यपालिका का उद्भव किसमें? 1773 में ही हो गया था, बंगाल गवर्नर जनरल के हिसाब से। ठीक है, समझते रहना, अभी पीछे जो समझा है वो भी ध्यान रखना। अब देखिए क्या हुआ ये कि 1773 एक्ट में ही क्या हुआ? इस एक्ट में न्यायपालिका का उद्भव। कैसे? ऐसे कि कलकत्ता में ही, इसी के द्वारा बताया गया कि कलकत्ता में ही एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो। न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हो। एक मिनट, कलकत्ता में ही एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना बताया गया है यहां पे। और इसमें स्थापना में कितने? एक मुख्य सदस्य, या कहें तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो वो कौन कौन से थे वो देखते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीशों के नाम क्या क्या हैं? एक तो ये एलिजा इम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीशों के नाम थोड़ा देखना पड़ेगा, बस एक सेकंड। लिखिए, एक चैम्बर्स थे, एक लेमेस्टर थे और एक हाइड थे। चैम्बर ये सब अंग्रेज हैं, लेमेस्टर और एक हाइड। ये चीज आप लिख लें, यहां से काफी बुक्स में इनके नाम नहीं मिलते हैं, है ना। चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड, ये 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे एक मुख्य न्यायाधीश थे, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1774 में इसकी स्थापना हुई है। लेकिन किस एक्ट के तहत हुई है, किस अधिनियम के तहत हुई है? तो एक 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो रेगुलेटिंग अधिनियम था, जो कि कौन रेगुलेट करता था? अब रेगुलेट करता था यहां पर ब्रिटिश का सरकार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे आपके साथ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और धीरे धीरे से इसी तरीके से सारे एक्ट, और जो क्राउन का शासन है, भारत शासन अधिनियम 1813, 1833, 1858, इसी तरीके से अपने इस कड़ी को आगे बढ़ाते जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाएं और शेयर कर दें अपने मित्रों में। धन्यवाद।